गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने गॉस के दो एप्लीकेशन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग गॉस का जो तीसरा, चौथा और पांचवा एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो एप्लीकेशन वह है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चौथा है अनंत लंबाई के समतल आवेशित अचालक चादर, जिसे हम प्लेट भी कह सकते हैं, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पांचवा है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लें स्टूडेंट्स। ठीक है, एक अनंत लंबाई का हमने आवेशित तार ले लिया। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये अनंत लंबाई का है, इसलिए हमने कर लिया इसको इंफिनिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हमने इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया तो वह इसके पृष्ठ पर क्या हुआ, या उसके किस पर, या इसके लंबाई पर। ठीक है स्टूडेंट्स, पृष्ठ पर नहीं कहेंगे, या इसके लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मान लेते हैं r दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो है यह ऊपर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है। यह इतना अनंत नहीं है कि यह आकाश लोक चला गया है और यह पाताल लोक चला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह इतना भी अनंत नहीं है। ठीक है, यह आकाश लोक चला गया है और यह पाताल लोक चला गया है। यह बस इस स्मॉल r से ही बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्मॉल r है यह इससे छोटा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेते हैं। जो तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वह उससे दूर होगी, तो दिशा इस तरफ होगी और दूर होगी। ठीक है, और डीए वेक्टर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया। ये मान लीजिए बेलन है, इस बेलन का जो वृत्तीय पृष्ठ है ये है और ये है, तो यहाँ पर हम एक वृत्तीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं P डैश। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह ऊपर की ओर लंब होगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात समझ में आई होगी कि वेक्टर ई आखिर आया कैसे, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह उससे दूर होता है, यानी कि इस तरफ होगा। ठीक, अब हम लिखेंगे बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यह होगा d phi e इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा d phi e, वेक्टर हटा दें तो क्या मिलेगा, E dA cos थीटा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है
वह होगी 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। बात समझ में आई। अगर हम बिंदु P डैश से देखें तो बिंदु P डैश से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P डैश से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा? मिलेगा स्टूडेंट्स डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, और ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी फाई ई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको अगर हम आगे ले जाके सॉल्व करें तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो यहां से देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। और जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2 पाई आर एच, इसलिए यह क्या है, ये एल लंबाई का हमने एक बेलनाकार पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की है, तो एच की जगह पे हम एल पुट कर देंगे। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, हम फाई ई क्या लिख सकते हैं, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। बात समझ में आई। इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, यानी कि इरेज कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे इसका जो ये जो आवेश चार्ज है ये चालक के किस पर है, चालक के किस पर है, चालक के लंबाई पर है। बात समझ आई। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब चालक के लंबाई पर होगा तो रैखिक आवेश घनत्व का यूज करेंगे। तो रैखिक आवेश घनत्व होता है स्टूडेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको मान लेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 we get, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, ये होगा स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये तो हमें वैल्यू मिल गई, ठीक। हम जानते हैं कि E की जो वैल्यू होती है वह होती है स्मॉल k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होती है। लेकिन अगर हम स्मॉल ई इज इक्वल टू k इंटू 2 लैम्डा बाई आर कर दें तो देखिए हमको यही प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको कर दें 2 लैम्डा अपॉन r, क्योंकि स्मॉल k इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। देखिए जो यहाँ पे लिखा है सेम चीज यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स। तो हम इसको क्या ले लिए, E इज इक्वल टू k इंटू 2 पाई लैम्डा, ठीक है। बात समझ में आई। और इसका अगर वेक्टर रूप देखें, वेक्टर रूप, तो ये होगा स्टूडेंट्स वेक्टर E इज इक्वल टू k इंटू 2 लैम्डा r इंटू r कैप, ये इसका वेक्टर रूप हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जो हमारा आज का जो
चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वह है चौथा पॉइंट, अनंत लंबाई के समतल आवेशित अचालक चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हम प्लेट लेंगे, ठीक, एक हम अचालक प्लेट लेंगे, अचालक तो जानते ही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके पृष्ठ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यह ऐसे है, यह ऐसे ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, यह ऐसे है, इसके पृष्ठ पर इधर से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे और ये जो होगा बिल्कुल गोलाकार होगा और ये होगा बेलनाकार, यानी कि बेलनाकार पृष्ठ हम यहाँ लेंगे और यहाँ पर हम बिंदु P मान लेंगे और इधर भी एक बेलनाकार पृष्ठ होगा और इस यहाँ पर इस बिंदु को हम P डैश मान लेंगे। इधर भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और इधर भी हमको वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम इस पॉइंट से हमने एक यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो कि स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है, इस पॉइंट को हम P मान ले रहे हैं और यहाँ पर इस बिंदु P पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि अब यह कुछ ऐसे ही समतल प्लेट रखा हुआ है, यहाँ पर एक बेलनाकार, यहाँ पर यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु P पर हम इस तरफ यानी इधर भी और इधर भी एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो है बिंदु P डैश है और यहाँ पे जो बिंदु है P है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E है और यहाँ पे है dA वेक्टर, ठीक, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी E वेक्टर होगा और यहाँ पे dA वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे बिंदु P तथा P डैश से होकर जाने वाला, पहले हम बिंदु P पे करेंगे फिर P डैश पे करेंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा यानी कि साथ ही लेकर चल रहा हूं, बिंदु P तथा P डैश से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स d phi e is equals to वेक्टर E डॉट dA वेक्टर प्लस वेक्टर E डॉट dA वेक्टर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d phi E is equals to E वेक्टर E हटाएंगे तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा, यही होगा E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा, बात समझ में आई। अब मैं इसको थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा d phi E is equals to वेक्टर E डॉट dA वेक्टर प्लस वेक्टर E डॉट dA वेक्टर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d phi E is equals to E डॉट dA cos थीटा प्लस E डॉट dA cos थीटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d phi E और cos थीटा, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 अंश बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 0 अंश बन रहा है, ठीक। तो d phi E इज इक्वल टू हो जाएगा E 2E dA। अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डी, क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 2EA, 2EA, बात समझ में आई, फाई इज इक्वल टू 2EA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये प्लस आवेश है, जो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वह कहाँ है, वह उसके पृष्ठ पर है। कहाँ पर है, वह उसके पृष्ठ पर है। तो हम जानते हैं कि अब तो हम लिखेंगे कि इसका चादर यानी कि प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, अचालक चादर या अचालक प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, वह होगा स्टूडेंट्स सिग्मा इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अचालक चादर यानी अचालक प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वह होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 we get, मतलब समीकरण 2 का यूज समीकरण 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर कितना होता है, ये होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हम यहीं कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ। ये होता है स्टूडेंट्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सिग्मा इनटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा 2EA, a से a कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E, बात समझ में आई। और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, ठीक है। देखिए तो हमें मिल गया, क्या मिला, अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर की प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जो इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वही बिंदु P पर रहेगी, वही बिंदु P डैश पर रहेगी, यानी कि तीनों जगह वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह इक्वल रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम बात करेंगे ये हमको मिला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका यूज भी होगा। पांचवा क्या है, पांचवा कह रहा है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। एक हम चालक ले रहे हैं, एक हम क्या ले रहे हैं, चालक ले रहे हैं, चालक, बात समझ में आई। इस चालक का प्लेट ये है और ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ठीक है। तो प्लेट 1 पर प्लस चार्ज एक समान रूप से आवेशित है इस प्लेट पर, ठीक है, और प्लेट 2 पर भी प्लस चार्ज एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। यहाँ से हम कोई बिंदु P मान ले रहे हैं। इस प्लेट 1 के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा वह इस तरफ होगा, क्योंकि प्लस है, इसको प्लेट 1 पे कौन सा चार्ज है, प्लेट 1 पर है प्लस चार्ज, इसलिए प्लस प्लेट 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह उससे दूर होगा, ठीक है, और प्लेट 2 के कारण इधर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बिंदु P पर में E1 और E2 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं कि बिंदु P पर प्लेट 1 और 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के हम लोगों ने लेक्चर में गॉस के 3 नए एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा की। जो पहला हमने कल पढ़ा, दूसरा भी हम लोगों ने कल पढ़ा। जो तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, वह है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत लंबाई के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लास्ट है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो गॉस का जो लास्ट एप्लीकेशन है वह है स्टूडेंट्स आपका गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं कोई लेक्चर समझ में आ रहा है, गॉस समझ में नहीं आ रहा है, उसके एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने शुरू से कोई चीज़ पढ़ा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए और इस लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।